नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे पीडीए पर पकड़ की जंग। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज पर सियासी बिसात बिछ चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी इस वोट बैंक को साधने की तैयारी में जुट चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अब पीडीए की राजनीति सिर्फ समाजवादी पार्टी तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि एनडीए के ओबीसी और दलित चेहरे भी मुकाबले में खड़े हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो आने वाले चुनाव में जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे ही असली फैक्टर होंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, वो पीडीए का नारा पूरी तरीके से दिखावटी मात्र है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव के पीडीए का जो मतलब है वह है प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीडीए का दूसरा मतलब है पहला दावेदार अहीर। तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जो पीडीए का नारा बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं, वह पूरा दिखावा, एक छलावा है, जिसके छलावे के अंदर, जिसके बहकाव के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। सही मायनों में जो पीडीए है वो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के रूप में, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी के रूप में, आदरणीय संजय निषाद जी के रूप में एनडीए के साथ में मजबूती के साथ में खड़ा है और यही पीडीए उत्तर प्रदेश का भला करने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर है, वो काफी कठिन है। अखिलेश यादव 2017 में फेल हुए, 22 में फेल हुए, लेकिन 2024 में पीडीए का जो फार्मूला उन्होंने अप्लाई किया और जिस तरीके से जातियों को जोड़ा, खास तौर से पिछड़ी जातियों और दलित वर्ग को, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को चौंका गया। 2024 के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक थे और इतना बड़ा डेफिसिट यूपी से मिला, जो यूपी उसको हमेशा लीड देता था, कि वही अंतर उसका केंद्र सरकार में अपने दम पर पूर्ण बहुमत बनाने से रह गया। तो जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव वो फार्मूला क्यों छोड़ेंगे जिससे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया है 2024 में। तो उनका तो पीडीए जारी रहेगा और पीडीए के बहाने इन जाति और वर्गों में बहुत अच्छा माहौल समाजवादी पार्टी ने बना लिया है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में आप जाइए, आपको वही मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा जाति की राजनीति पे आधारित रही। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जाति की राजनीति हुई है और जाति की राजनीति की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अतीत में धर्म की राजनीति शुरू की थी और भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह जैसे मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन आधार यहाँ का जातिगत राजनीति का है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जाति की राजनीति ने ही समाजवादी पार्टी को भी पैदा किया है, बसपा को भी पैदा किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी जाति की राजनीति किस अपर कास्ट की जो पार्टी कही जाती थी, जो अगड़ों की पार्टी कही जाती थी, जो धर्म की, हिंदुत्व की पार्टी कही जाती थी, उसने जाति का एक विश्वास, अमित शाह ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों से जुड़े हुए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया और पिछड़ी जातियों और दलितों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, यहां से सिलसिला शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का और जीत का। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो पीडीए वाला नारा है, उस पे 2024 में जो जीत मिली, उसी के सहारे 2027 की नैया पार कराने में जुटे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उनसे कम नहीं है। देखा जाए तो जिस जाति समीकरण को साध रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उसी के सहारे बीजेपी 2014, 17, 19, 22 का चुनाव साध चुकी है। हाँ, 2024 में जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कम हुई हैं, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा भी की है। इसलिए जो स्थानीय दल हैं वो पीडीए से ही रिलेटेड हैं, जैसे अपना दल सोनेलाल, सुहेलदेव समाज, भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी,
और पश्चिमी यूपी का राष्ट्रीय लोक दल, इन सब की जो पैठ है अपने जातियों में मजबूत है और वो एनडीए के साथ हैं। 2027 का जो चुनाव है वो कहीं न कहीं एनडीए का पीडीए और समाजवादी पार्टी का पीडीए इनके बीच में टकराव की स्थिति होगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि 27 का चुनाव इन्हीं मुद्दों पे होगा। बहरहाल चुनाव होने में लगभग अभी 18 महीने बाकी हैं। बीच में कई ऐसे समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे और कुछ नए समीकरण का उत्थान भी होगा। देखने वाली बात होगी कि 27 में एनडीए का पीडीए होगा या समाजवादी पार्टी का पीडीए होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। लखनऊ में दलित प्रकोष्ठ के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम का भारतीय आदिवासी बिहार महासभा ने भव्य स्वागत किया। समारोह में उन्हें 4 फुट लंबी माला और पगड़ी पहनाई। राजेंद्र पाल गौतम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि दलितों और पीड़ित परिवारों के साथ योगी सरकार खड़ी नहीं होती, बल्कि उत्पीड़न करने वालों के तार उनके या उनकी पार्टी के लोगों से जुड़े होते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की रोजगार और शिक्षा नीतियों की आलोचना की। बताया कि 11 साल में 1.5 लाख स्कूल बंद हो गए हैं और उच्च शिक्षा महंगी हो चुकी है। गौतम ने कांग्रेस की दलित सशक्तिकरण की पुरानी परंपरा को याद दिलाया और कहा कि अब यह संघर्ष और भी ज्यादा मजबूत होगा। अब वो लड़ाई और ज़्यादा मजबूती से लड़ी जाएगी, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने पूरे देश को सूचना का अधिकार दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने फूड सिक्योरिटी बिल दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने राइट टू एजुकेशन दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने मनरेगा दिया। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वंचित वर्ग के लोगों को रहने के प्लॉट और एग्रीकल्चर प्लॉट के पट्टे दिए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जो प्राइवेट हुआ करते थे। उससे पहले गांव के अंदर कभी बैंक नहीं थे। गरीब मजदूर, देहात के किसान, उनको कभी लोन नहीं मिलता था। केवल पूंजीपति लोग ही उसके पैसे का लाभ उठाते थे। तो कांग्रेस पार्टी आज, उसके जो नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, वो खुलेआम संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी आज वो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिस लड़ाई को कभी फुले साहू अम्बेडकर ने लड़ा, जिस लड़ाई को मानवर कांसीराम साहब ने लड़ा। आज जाति की गणना, शैक्षणिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, सामाजिक सर्वे, किसके पास कितनी ज़मीन है, कोई कितने प्रोफेशनल कोर्सेज में कितने ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, किसके पास ज़मीन है, किसके पास नहीं है, कौन व्यापार में है। यानी एक ऐसा एक्सरे समाज का करके ताकि पता लगे कि कौन कौन पीछे रह गए। लखनऊ से खबर, चारबाग स्टेशन पर अब फ्री नहीं मिलेगी व्हील चेयर। अब 50 रुपए व्हील चेयर और 500 सिक्योरिटी मनी अटेंडेंट लेकर जाने पर 150 रुपए अलग देना होगा। दैनिक यात्रा एसोसिएशन ने आपत्ति दर्ज कराई है और चारबाग जन सुविधा केंद्र के पास व्हील चेयर मिलेगी। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो दैनिक यात्रा एसोसिएशन ने आपत्ति व्यक्त की है और अब 50 रुपए व्हील चेयर के लगेंगे, साथ ही अलग से चार्ज भी लगाए जाएंगे। तो दैनिक यात्रा एसोसिएशन ने आपत्ति व्यक्त की है। चारबाग जन सुविधा केंद्र के पास मिलेगी व्हील चेयर। तो चारबाग स्टेशन पर अब फ्री नहीं मिलेगी व्हील चेयर। तो दैनिक यात्रा एसोसिएशन ने आपत्ति व्यक्त की है इस पर। अब 50 रुपए व्हील चेयर और 500 सिक्योरिटी मनी लगेगी। 500 रुपए की सिक्योरिटी मनी अटेंडेंट लेकर जाने पर 150 रुपए अलग से आपको देना होगा।
नोएडा से खबर बताने जा रहे हैं। प्राधिकरण के दावों की पोल खुली है। पहली बारिश में ही नोएडा प्राधिकरण का दावा बह गया। सेक्टर 18 से लेकर बोटैनिकल गार्डन तक पानी ही पानी और सेक्टर 28-33 की सर्विस लेन बनी तालाब। सीवर ओवरफ्लो से सड़कों पर गंदा पानी फैला है। कुछ घंटे की बारिश में तैयारियों की सारी पोल खोलकर रख दी। नोएडा के 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर जलभराव और प्राधिकरण की मानसून प्लानिंग साबित हुई है फेल। नाले, चौक, सीवर जाम, जनता परेशान और प्रशासन इससे पूरी तरह से बेपरवाह नजर आ रहा है। तो नोएडा के 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। प्राधिकरण की मानसून प्लानिंग जो बनाई गई थी, जो योजनाएं बनाई गई थी मानसून से पहले बरसात को लेकर के, वो सारी ही ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। और वहीं औरैया से खबर। औरैया में जमीन हड़पने का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। रामनगर की महिला की जमीन पर कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए। मृत पति की जगह दूसरी महिला और उसके बेटों के नाम दर्ज और पंचायत सचिव अंशु की मिलीभगत जांच में उजागर हुई है। परिवार रजिस्टर से सोनू और शिव पूजन के नाम हटे हैं। बीडीओ अतुल यादव ने गांव में बैठक कर साक्ष्य जुटाए। वहीं सचिव के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। पीड़िता कमलेश ने 12 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। तो पीड़िता ने 12 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तो पीड़िता कमलेश ने 12 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एटा से खबर बता रहे हैं। शिक्षा का मंदिर बना मारपीट का अखाड़ा। छात्र को शिक्षकों ने बेरहमी के साथ पीटा है और आईटीआई छात्र घायल हुआ। घायल छात्र का शिक्षकों पर आरोप। डंडों और लात घूसों से पीटने का आरोप। परिजनों ने काटा हंगामा। वहीं पुलिस से शिकायत समझाने बुझाने पर परिजन भी माने। मामला जलेसर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं। प्रदेश का स्टाम्प और निबंधक मुख्यालय भवन का भूमि पूजन हुआ है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भूमि पूजन और शिलान्यास किया। हरिहरपुर शहीद पथ के पास भूमि पूजन और शिलान्यास। स्टाम्प और निबंधक विभाग के अफसर इस दौरान मौजूद रहे।
नोएडा से खबर बता रहे हैं आपको, पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा फिर शुरू हुआ है। देर रात चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 शातिर चेन स्नैचर घायल हुए हैं। मौके से लाखों का माल बरामद। सेक्टर 113 पुस्ता रोड पर मुठभेड़ और कई संगीन मामलों में अपराधी लिप्त था। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में आज थाना 113 की टीमें क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो पुस्ता रोड भारत अस्पताल के पास में जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। काउंटर फायरिंग में 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक का नाम पुनीत कुमार, दूसरा रविंद्र बबलू है। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लगातार लूट, स्नैचिंग आदि की घटनाएं कारित किया करते थे और काफ़ी आपराधिक इतिहास भी है इनका। इनके पास से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और चेन आदि बरामद हुआ है। घायल अपराधियों को अस्पताल भेजा गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। अशोक द्विवेदी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इसी के साथ ही साथ 2 शातिर चैन स्नेचर घायल भी बताए जा रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है? थाना 113 अंतर्गत जो है चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। ये बदमाश चेकिंग के दौरान जब पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस पे जान से मारने की नियत से पुलिस पे फायरिंग की है, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इनके ऊपर फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। फिलहाल दोनों बदमाशों को प्रथम उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इनके पास से 2 सोने की चैन, 2 अवैध तमंचा और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये बदमाश लंबे टाइम से एनसीआर क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते थे, जिसको पुलिस द्वारा काफी टाइम से तलाश की जा रही थी। ये कल देर रात अचानक ये एफएनजी रोड। और मिर्जापुर से खबर, भक्तों की आस्था को लगा बड़ा झटका। आस्था को झटका लगा है। प्राचीन शिव मंदिर से शिवलिंग गायब है और वहीं स्थानीयों में आक्रोश। आस्था पर चोट पहुंचाने की साजिश का आरोप। अहरौरा थाना क्षेत्र का यह मामला। पूरा दिखा रहे हैं तस्वीर आपको। जांच में जुटी है पुलिस। तो भक्तों की आस्था को ये बड़ा झटका लगता नजर आया। प्राचीन शिव मंदिर से शिवलिंग ही गायब कर दिया गया और स्थानीयों में आक्रोश देखा जा रहा है। और बुलंदशहर से खबर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़। शिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब। 2.5 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं भगवान का जलाभिषेक। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और हर कोने पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। और राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, बता देते हैं आपको। यूपी में टूरिज्म बना विकास का इंजन। तो राजधानी लखनऊ से ये खबर, टूरिज्म सेक्टर यूपी की समृद्धि का सारथी बना है और इसी के साथ ही सीएम के प्रयासों से टूरिस्ट बेहद खुश नजर आ रहे हैं और प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर में रिकॉर्ड बूम हुआ है।
यूपी में टूरिज्म विकास का इंजन बना हुआ है। टूरिज्म को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में टूरिज्म विकास का इंजन बना है। तो टूरिज्म सेक्टर बना यूपी की समृद्धि का सारथी। संदीप मिश्रा इसी खबर पर है। संदीप, यूपी का टूरिज्म समृद्धि का सारथी बना हुआ है और ये बड़ी खबर है। टूरिज्म के लिहाज से क्या है जानकारी पूरी? बिल्कुल, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो जब से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। चाहे वो समृद्धि के मामले में हो या फिर चाहे अयोध्या के हो या फिर बनारस हो या सीतापुर का हो, नैमिष हो, तो तमाम ऐसी जगह है जहां पर जो है नैमिष के क्षेत्र में जो है इजाफा हो रहा है। लोग पर्यटक लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और 2028 तक के 70,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे इस सेक्टर की अर्थव्यवस्था को अगर योगदान की अगर बात करते हैं तो इसमें बढ़कर के अब तक जो है 80 करोड़ रुपए पहुंच चुका है अनुदान और इसमें श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी हाल ही में इलाहाबाद में हुआ महाकुंभ हुआ था, उसके बाद से कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती चली गई थी। उसी तर्ज की अगर बात करते हैं तो लगातार पर्यटन विभाग इस पर विशेष तौर पर काम कर रहा है और आने वाले समय में एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो ऐसे मंदिर हैं, जो ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां पर पर्यटन विभाग काम कर रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार वहां पर बढ़ती चली जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी देने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।